सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। आज की जो हम लोगों की यह कक्षा है, यह मुहूर्त शास्त्र पर आधारित कक्षा है। हम लोग प्रत्येक सोमवार को मुहूर्त शास्त्र पर आधारित कक्षा आयोजित करते हैं। आज की कक्षा में सामान्यतः हम लोग मुहूर्त शास्त्र, मुहूर्त के निर्धारण करने के लिए सामान्यतः किन किन विषय वस्तुओं का निर्धारण करते हैं। हम लोग सामान्यतः सभी विषय वस्तुओं का पर आज चर्चा करने वाले हैं। मुहूर्त के निर्धारण में सबसे पहले तो पंचांग, जिसके 5 अंग कहे जाते हैं पंचांग के, इन पर तो विचार किया ही जाता है। वो 5 अंग कौन कौन से हैं? तो तिथि, दिन, नक्षत्र, योग एवं करण। यही 5 चीज होते हैं या और कोई? आप लोग भी अपने अपने प्रति उत्तर देते चले। शायद हमारी आवाज कोई व्यक्ति नहीं सुन पा रहा है। नहीं गुरुजी, आ रही है आवाज तो। सुन रहे हैं गुरुजी। तो सुने तो प्रति उत्तर तो देना चाहिए। बगैर प्रति उत्तर की कक्षा कैसे चलेगी? यहाँ पर ढेर सारे लोग हैं। महिलाओं के लिए तो नहीं, लेकिन कम से कम पुरुष वर्गों को तो प्रति उत्तर देना ही चाहिए। यदि प्रति उत्तर नहीं दे पाते हैं तो फिर कक्षा संचालन में समस्याएं आती है। ये मुहूर्त के निर्धारण में 5 विषय वस्तु होते हैं: तिथि, दिन, नक्षत्र, योग, करण। इसके अलावे भी ढेर सारी चीजों को देखा जाता है। अब कौन सी तिथि में क्या काम करने हैं, तो सामान्यतः हम सभी तिथि में रिक्ता तिथि को छोड़ देते हैं। सामान्यतः शुभ काम में रिक्ता तिथि को छोड़ देते हैं। 4, 9, 14 इन तिथियों को छोड़ देते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि रिक्ता तिथि में कोई खास विशेष काम नहीं होते। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो विशेष रूप से रिक्ता तिथि में ही किए जाते हैं। तो जो काम रिक्ता तिथि में किए जाते हैं वह चौथी, नौवीं, चतुर्दशी में कर सकते हैं। कभी कभी रिक्ता तिथि को भी अच्छे अच्छे योग बन जाते हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग बन जाते हैं, जैसे शनौ रिक्ता सर्वार्थ सिद्धि योग, ऐसे करके है। शनिवार को यदि रिक्ता तिथि पड़ जाता है तो क्या हो जाता है? सिद्धि प्रदायनी होती है शनिवार को। हाँ, तो कुछ विशेष योग बन जाने के कारण रिक्ता तिथि भी शुभ हो जाते हैं। और कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि रिक्ता तिथि में किए जाते हैं। हमारे शास्त्रों में तिथियों के बारे में यह बतलाया गया है कि कुछ तिथियां ऐसी होती है, कुछ तिथियां ऐसी होती है जिसके शुरू के कुछ समय अच्छे नहीं होते। जैसे कि हालांकि रिक्ता तिथि तो यहाँ से हट ही गया, लेकिन सामान्यतः रिक्ता तिथि के शुरू के 8 घटी, शुरू के 8 घटी। 8 घटी का मतलब हुआ, हम लोग 24 में 8 से गुना कर देंगे। 1 घटी का मान कितने देर का होता है? 1 घटी का मान 24 मिनट का होता है। यदि 24 में हम लोग 8 से गुना करते हैं तो जो आता है लगभग 192 मिनट आता है। 192 मिनट आता है। 192 मिनट आता है, यानी कि 3 घंटा 18 मिनट शुरू के अच्छे नहीं होते। अगर रिक्ता तिथि में भी कोई काम करना है, रिक्ता तिथि में, तो शुरू के हम लोगों को 3 घंटे 8 मिनट 18 मिनट नहीं करने चाहिए। अगर हम लोग षष्ठी तिथि के दिन काम कोई कर रहे हैं, षष्ठी तिथि में कोई काम करना है, तो शुरू के 9 घटी अच्छे नहीं होते। 9 घटी अच्छे नहीं होते। तो अब इसमें 192 में हम लोग 24 जोड़ देंगे, या 24 में 24 गुने 9 बराबर 216 मिनट हुआ। तो ज्यों ही ये होता है तो नहीं, तो यह कितना हुआ? 3 घंटे 6 3 18 180 मिनट निकल गया। तो 20 और 36 मिनट, 20 और 16
ये 3 घंटा 12 मिनट ही होगा। ये 3 घंटा 18 मिनट नहीं, 3 घंटा 12 मिनट, और ये 3 घंटा 36 मिनट हो गया। इसके बाद में अष्टमी तिथि को, अगर अष्टमी तिथि में हम लोग कोई काम करते हैं तो शुरू के 14 घटी ठीक नहीं होता। शुरू के 14 घटी ठीक है। 14 घटी ठीक नहीं होता। यदि अष्टमी तिथि के शुरू के 14 घटी में अगर हम लोग काम करते हैं तो यह उत्तम नहीं होता। 14 घटी तो 14 गुने 24 बराबर 336 मिनट। शुरू के 336 मिनट ठीक नहीं होते। यह कितना देर हो गया? 6×25 5 घंटा 36 मिनट। अच्छा नहीं होता। नवमी के दिन 25 घटी बतलाया गया है शास्त्रों में। नवमी के दिन 25 घटी शुरू के अच्छे नहीं होते। तो यह कितना देर हो गया? ये तो लगभग एक तिथि लगभग 60 घटी का होता है। एक तिथि लगभग 60 घटी घटी का हो जाता है। 25 घटी तो खत्म होगा, लगभग आधे से थोड़ा कम। 25 गुने 24, ये 600 मिनट हो गया। ये हो गया 600 मिनट, यानी कि शुरू के 10 घंटे, शुरू के 10 घंटे उत्तम नहीं है। अगर यही द्वादशी के दिन अगर हम कोई काम करते हैं, किसी मुहूर्त का निर्धारण करते हैं, तो शुरू के 10 घटी अच्छे नहीं होते। शुरू के 10 घटी अच्छे हैं, तो यह 240 मिनट हुआ। तो 6×4 = 24, शुरू के 4 घंटे अच्छे नहीं होते। अगर चतुर्दशी के दिन हम अगर कोई काम करते हैं तो शुरू के 5 घटी, शुरू के 5 घटी, तो 5 घटी का कितना मिनट हो जाता है? 5×24 बराबर 120 मिनट हुआ, यानी कि 2 घंटे। मतलब इन तिथियों में यदि हम कोई काम करते हैं तो शुरू के तिथि शुरू होने से 5 घंटे 36 मिनट तक अगर हम कोई काम शुरू करते हैं तो ये अच्छा नहीं होता है। इसे क्या कहा गया है? इसे रंध्र तिथि कहा गया है। रंध्र तिथि, रंध्र का मतलब क्या होता है? छिद्र, सुराग। हम कोई काम शुरू करते हैं तो जिस प्रकार हम भरे हुए बाल्टी में पानी रखते हैं और नीचे सुराग होता है, वह पानी धीरे धीरे टपक जाता है। पानी धीरे धीरे टपक जाता है। टपक जाता है। कुछ देर के बाद में, कुछ समय के बाद में पानी की एक बूंद नहीं बचती। ठीक उसी प्रकार इन समयों में हम कोई अगर काम करते हैं तो यह अच्छा नहीं होता। धीरे धीरे काम की संपूर्णता तो दिख जाती है, लेकिन फल प्राप्ति नहीं होती। यहाँ तक आप लोग स्पष्ट हो गया? समझ लिए? हाँ गुरुजी, आया तो है। इसके बाद में शून्य तिथियां भी होती है किसी किसी महीने में। कोई कोई, जैसे कि यह अभी यह ज्येष्ठ महीना समाप्त हो गया। ज्येष्ठ महीना तो समाप्त हो गया। समाप्त हो गया। अब आषाढ़ महीना आने वाला है। आषाढ़ महीना के किस तिथि में हम कोई काम नहीं कर सकते? उस तिथि में काम करने पर वह बेकार हो गया, शून्य है वो। जैसे लकड़ी में आप आग लगाते हैं तो जलती है ना, जी जी गुरुजी। तो लकड़ी जलती है तो ऊष्मा भी मिलती है। लेकिन राख में आप लोग आग लगाएंगे तो क्या मिलेगा? आग लगेगी नहीं। तो शून्य का मतलब उस तिथि का कोई महत्व ही नहीं है। उस तिथि में हम कोई काम करेंगे कुछ नहीं होने वाला। तो यह शून्य तिथियां हैं जो हर महीने के हिसाब से अलग अलग है। हर महीने के हिसाब से अलग अलग है। अलग अलग है। वह कौन है? इसे भी हम सबों को स्मरण में सदैव रखने चाहिए। इसे भी हम सबों को स्मरण में सदैव रखने चाहिए। अगर हम स्मरण में नहीं रखते हैं तो हमारे द्वारा उन तिथियों में काम करने पर कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। अब अलग अलग महीनों के लिए अलग अलग लोग आते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन,
अगहन मतलब समझते हैं आप लोग? हम लोग का अगहन कह दिया जाता है, वैसे पंचांगों में इसे मार्गशीर्ष कहा गया, पंचांग में। मार्क्सिस्ट। हाँ, कार्तिक के बाद में अगहन कह लीजिए, मार्गशीर्ष कह लीजिए, अगहन। पूस, पूस यानी कि पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ हो गया। अब आषाढ़ महीने के दोनों ही पक्षों में, आषाढ़ महीने के दोनों ही पक्षों के षष्ठी एवं सप्तमी तिथि अच्छे नहीं होते, ये शून्य है। इस तिथि में कोई भी काम हम शुभारंभ करते हैं अच्छा नहीं होता, यानी कि कार्य पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। ठीक उसी प्रकार सावन महीने में द्वितीया तृतीया दोनों ही पक्षों के, भादो महीने के परिवा द्वितीया, आश्विन महीने के दसवीं एवं एकादशी दोनों पक्ष के, परंतु आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की दसवीं सर्वोपयोगी मुहूर्त होने के कारण, विजयादशमी होने के कारण इसे नहीं लिया जाता। यानी कि आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की दसवीं एकादशी एवं शुक्ल पक्ष की केवल एकादशी, आश्विन महीने का समझ पाए आप लोग? जी गुरु जी, फिर से आश्विन बता महीने, दीजिए, फिर से बता दीजिए। हाँ, आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की दसवीं एकादशी एवं शुक्ल पक्ष की केवल एकादशी। हालांकि मुहूर्त शास्त्रों में दसवीं भी किसी किसी मुहूर्त शास्त्रों में दिया हो सकता है, बातें सही है, यथार्थ भी है, परंतु आश्विन महीने का शुक्ल पक्ष विजयादशमी होने के कारण सर्वोपयोगी मुहूर्त है, सिद्ध मुहूर्त है, इसलिए वहां पर यह दोष नहीं लगता विजयादशमी होने के कारण। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और कृष्ण पक्ष की अमावस्या, या कार्तिक महीने के लिए चौथी पंचमी हो सकता है। मुहूर्त चिंता यह स्मरण में पूरा नहीं है, फिर हम मुहूर्त चिंतामणि पुस्तक का हम लोग अवलोकन कर लेंगे। कार्तिक महीने के लिए, कार्तिक महीने के लिए मुहूर्त चिंतामणि पुस्तक अवलोकन कर लिया जाए, क्योंकि कक्षा है, यहाँ पे स्मरण के आधार पर नहीं, वास्तविक होनी चाहिए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष। हाँ, ठीक है। कार्तिक महीने की चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और कृष्ण पक्ष की पंचमी, अगहन महीने के दोनों ही पक्षों में, अगहन महीने के दोनों ही पक्षों के सप्तमी एवं अष्टमी, पौष महीने के दोनों महीने के चौथी एवं पंचमी,
माघ महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी, कृष्ण पक्ष की षष्ठी, फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया एवं कृष्ण पक्ष की चौथी, चैत्र महीने में दोनों ही पक्षों के अष्टमी एवं नवमी, वैशाख महीने के दोनों ही पक्षों के द्वादशी, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी एवं कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को यदि हम काम करते हैं तो यह उत्तम नहीं होता। यह शून्य तिथियां हैं। शून्य मतलब कुछ नहीं, शून्य मतलब कुछ नहीं। कुछ नहीं। इसके अलावे दिन की बात करते हैं तो क्रूर वारों में शुभ काम नहीं करना चाहिए। क्रूर वार में शुभ काम नहीं करना चाहिए। नहीं, ये उग्रता प्रदान करते हैं, क्रूरता प्रदान करते हैं। उग्रता एवं क्रूरता प्रदान करते हैं। खास करके मंगलवार के दिन कोई भी शुभ काम का शुभारंभ करने से परहेज करना चाहिए। हाँ, वैसी बात नहीं है कि मंगलवार को काम कुछ नहीं किए जाते। मंगलवार के लिए जो मुहूर्त शास्त्रों में विशेष रूप से जो कार्य बतलाए गए हैं वह काम किए जा सकते हैं। किसी किसी मुहूर्त शास्त्र में आप पढ़ेंगे तो यह पाएंगे कि महीने की अंतिम घड़ी, महीने की अंतिम क्षण, महीने का अंतिम क्षण, अंतिम क्षण है, ऊपर वाला मिटा दें। जी गुरुजी। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। हमारे द्वारा कुंडली फलादेश पर भी आधारित कक्षा होती है, उस कक्षा में भी यदि आप शामिल होना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू शामिल हो सकते हैं। वैसे कहा गया है एक भूरुदन शब्द, हमारे मुहूर्त शास्त्रों में भूरुदन शब्द आया है। भूरुदन, रुदन मतलब क्या होता है समझते हैं आप सभी? नहीं गुरुजी नहीं। रुदन मतलब रोना। रोना। ठीक नहीं, हाँ ठीक नहीं था। ओके। जैसे भूरोदन है, भूहास्य है, भूहास्य भी है तो भूरुदन भी है और भूशयन भी है। जब हम कोई भी काम करते हैं तो पृथ्वी पर ही करते हैं ना, धरातल पर रह के करते हैं। हमारा जड़ तो पृथ्वी ही है ना, हम लोगों का जड़ पृथ्वी ही है। हमारे सभी उद्योग धंधे, हमारे सभी आय के साधन, आय के तो मुख्य साधन, जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि है, फल है, फ्रूट है, इत्यादि है, चारा है, अगर मान लो सब कुछ है तो सब पृथ्वी से ही मिलता है ना। पृथ्वी को धनद भी कहा गया है, पृथ्वी को धनद भी कहा गया है। धन आकाश में से थोड़े टपक जाएगा। धन कहाँ से आता है? जितने रत्न हैं वो सभी कहाँ पे हैं? पृथ्वी में धन धन देने वाला। चलिए, तब भूरुदन होता है। तो भूरुदन के समय में यदि भूरुदन का समय व्यतीत हो रहा है तो हम लोग नहीं, तब महीने की अंतिम घड़ी, महीने की अंतिम घड़ी, महीने की अंतिम घड़ी, तो घड़ी तो 24 मिनट का होता है। सामान्यतः 24 घंटे में एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक जो 60 घड़ी होते हैं ना। जी जी गुरुजी। घड़ी कह लीजिए, घटी कह दीजिए, बात एक ही है। कोई घड़ी कह लेता है, कोई घड़ी पल, कोई घटी पल।
तो 24 मिनट का होता है। जैसे पूर्णिमा का अंतिम जो नहीं, अमावस्या का कह लीजिए, अब यह जो है महीने की कह दिया गया, तो जहाँ पे जो काम जिस महीने के अनुसार आप कर रहे हैं, महीने कई प्रकार के होते हैं, महीने कई प्रकार की। हाँ, जैसे कि चंद्रमा वाला महीना, सूर्य वाला महीना, नक्षत्र वाली महीने। तो जिस महीने को आधार मानकर आप मुहूर्त का निर्धारण कर रहे हैं, हम उस प्रकार से मान सकते हैं। अगर चंद्रमा की महीने की बात करें तो किसी क्षेत्र में ये पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक लोग मानता है, कहीं अमावस्या से अमावस्या तक मानता है। लेकिन सामान्यतः हमारे इलाके में भी अगर हम लोग अग्निवास का मुहूर्त देखते हैं, शिववास का मुहूर्त देखते हैं, तो अमावस्या शुक्ल पक्ष से महीना का शुभारंभ लेते हैं। शुक्ल पक्ष से महीना का शुभारंभ हम लोग लेते हैं मुहूर्त के निर्धारण में, अग्निवास इत्यादि में जी। अब यहाँ पे कई ब्राह्मण पंडित जी लोग हैं हमारे इलाके के, जैसे मिथिलेश पांडे जी हैं, गोपालगंज से जुड़े हुए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे मिथिलेश पांडे जी से कि मिथिलेश पांडे जी, आपके इलाके में जो अग्निवास का मुहूर्त आप लोग देखते हैं, तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गिनती करते हैं कि कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से गिनती करते हैं? मिथिलेश बाबा पांडे जी, मॉनिटर साहब, जी शुक्ल पक्ष से आप गिनती करवाते हैं कि कृष्ण पक्ष से? हाँ जी, शुक्ल पक्ष है। शुक्ल पक्ष से। तो अब शिववास के लिए मुहूर्त देखना है तो शुक्ल पक्ष से शुरू कर लेते हैं, अग्निवास का मुहूर्त देखना है तो शुक्ल पक्ष से शुरू कर लेते हैं। तो मुहूर्तों में तो शुक्ल पक्ष से शुरू होने वाले महीनों को लिया जाता है, यानी कि अमावस्या को महीना समाप्त। तो अमावस्या की अंतिम घड़ी, महीने की अंतिम घड़ी मान लीजिए, तो इस प्रकार से अमावस्या की अंतिम घड़ी होता है। अगर सूर्य के महीने से काम कोई करना है तो संक्रांति से जब होने वाला है उससे का अंतिम क्षण, वो भी अशुभ होता है, यानी कि अंतिम 24 मिनट। अब इसके बाद में अमावस्या तिथि, इसके बाद में अमावस्या तिथि एवं प्रत्येक मंगलवार होलिका दहन, होलिका दहन मंगलवार, प्रत्येक मंगलवार, ये उग्र समय है। क्या है? उग्र है। तो उग्र समयों में उतना काम कोई खास शुरू करने की से बचना चाहिए। क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। अगर अब देखें इसके बाद में क्या काम आप जो शुरू करने जा रहे हैं उसमें मानसिक स्थिति की ज्यादा आवश्यकता है क्या, इसका भी देखें। यानी कि मन बुद्धि मानसिक स्थिरता की ज्यादा आवश्यकता है क्या? कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो हम शुरू करते हैं जिसमें मस्तिष्क मानसिक स्थिरता की ज्यादा आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? ठीक होती है। फिर उसमें चंद्रमा का वास देखें, उसमें फिर चंद्रमा का वास, चंद्रमा का वास देखना चाहिए। यदि चंद्रमा का वास शुभ नहीं है तो आपके द्वारा शुरू किए गए कार्य उतने शुभ नहीं हो पाएंगे। तो चंद्रमा का वास कैसे देखा जाता है? आज की तारीख में कौन सी आज तिथि है? आज पूर्णिमा तिथि है गुरुजी। पूर्णिमा तिथि है तो 15 हो, यह 15 होगा कि 30 होगा? 15 ही होगा, 15 जी। क्योंकि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गिनती की जाती है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गिनती की जाती गिनती की जाती है। तो आज चंद्रमा का वास कहाँ है? तो 15 गुने 5 जोड़
एक, तो 15 25 75 और एक 76। 76 में 3 से भाग देंगे तो 25 दिया, 75 अच्छा। एक शेष बच गया। यदि शेष 0 या 1 बचता है तो यह शुभ है, 0 या 1 बचता है तो शुभ शुभ तिथि होना चाहिए। शुभ है। शुभ है। हाँ, 0 अगर शेष बचता है तो चंद्रमा पृथ्वी पर है, यदि 1 शेष बचता है तो चंद्रमा स्वर्ग में है, यदि 2 शेष बचता है तो चंद्रमा स्वर्ग में है। 0 पर अगर शेष बचा तो पृथ्वी, 1 बचा तो स्वर्ग, तो आज चंद्रमा कहाँ है अभी? स्वर्ग में, स्वर्ग में। स्वर्ग में है। और यदि 2 शेष बचता है तो पता नहीं। पाताल में। पाताल में है। तो जो पाताल वाली है वह अशुभ तिथि अशुभ। होगी। जी। तो वैसे कार्य जिसमें मानसिक स्थिरता की ज्यादा आवश्यकता है फिर नहीं। अगर वही कल प्रतिपदा है, कल क्या है? शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, वैसे तिथि शुभ है, वो तिथि यह भी शुभ है। लेकिन अब तो यह क्या हो जाएगा? 16, 15 के बजाय 16 हो जाएगा ना ये तो। जी। तो 16 गुने 5 जोड़ 1 तो 16 25 80, 1 81, 81 में 25 से भाग देंगे हम लोग तो 25 दिया, 75 इधर निकल गया, फिर भी उधर बचा 6, 6। जी। 3 दूना 6, तो 0 शेष बचा तो भी ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं यह अशुभ तिथि हो। अभी हम लोग अब नक्षत्रों की बात करें। अब नहीं, तिथि हो गया, वार हो गया, तिथि हो गया, वार हो गया। वैसे सभी शुभ वारों को हम कोई भी शुभ काम शुरू कर सकते हैं। अब किस दिन हम कौन सा काम करें, प्रधानता हमारे मुहूर्त में किन विषय वस्तुओं का है, इसका भी हम सबों को ध्यान में रखना चाहिए। इसका भी हम सबों को ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए। अब शनिवार कौन सा दिन है? अशुभ दिन है या शुभ दिन है? अशुभ ही है गुरु जी। अशुभ है। लेकिन शनि का अब यहाँ पर देखिए मुहूर्त शास्त्र क्या है, यह पूजा पाठ कर्मकांड का विषय वस्तु नहीं है। मुहूर्त क्या है? कर्मकांड का विषय वस्तु नहीं है। यह ज्योतिष का विषय वस्तु है। यह किस चीज का विषय वस्तु है? ज्योतिष का। ज्योतिष का। ज्योतिष के अंग हैं, ज्योतिष के कई अंग हैं, जैसे फलित शास्त्र या होरा शास्त्र कह लीजिए, गणित शास्त्र कहिए, शकुन शास्त्र कहिए, प्रश्न शास्त्र कहिए, मुहूर्त शास्त्र कहिए, सामुद्रिक शास्त्र कहिए, ये सभी ज्योतिष के अंग हैं। तो ज्योतिष की जहां पर अंग की बात आ जाती है तो वहां पे ग्रहों की प्रधानता हो जाती है, वहां पे ग्रहों की प्रधानता हो जाती है। ग्रहों की प्रधानता हो जाती है, क्योंकि ग्रहगण ही हमें सुख या दुख देते हैं। जो ना भी जानता है ज्योतिष के बारे में वह भी कहता है कि इसके ग्रह नक्षत्र अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं, इनके अच्छे ग्रहों की दशा नहीं चल रही, अभी ग्रह के दशे खराब है, ऐसा लोग कह देता है। तो सामान्यतः हमारे जीवन में सुख दुख देने वाले ग्रह लोग हैं। अगर हमको नौकरी ज्वाइन करना है तो नौकरी क्या है? सेवावृत्ति है। नौकरी क्या है? सेवावृत्ति। और सरकार के द्वारा मिले गए अधिकारों का उपयोग करते हुए अच्छे कार्यों का संपादन करवाना है, यानी प्रभाव भी बढ़ा, सेवावृत्ति भी हुई ना। नौकरी सेवावृत्ति ही है ना, जी जी गुरु जी। चाहे किसी भी ओहदा का हो। तो फिर सेवावृत्ति के लिए
एक मिनट। हाँ निवरे जी, आशीर्वाद। शनिवार को अशुभ दिन कहा गया है, लेकिन अगर हमको सेवावृत्ति वाली कोई काम शुरू आरंभ करना है, नौकरी ज्वाइन इत्यादि करनी है, तो क्या शनिवार का दिन कैसा होगा? अच्छा होगा गुरुजी, अच्छा होना अगर चाहिए। और चीजें भी अच्छी मिल रही होंगी तो। अब वह नौकरी के ओहदा पर भी निर्भर करता है, नौकरी के ओहदा पर भी निर्भर करता है। अब बहुत से नौकरी के ओहदे ऐसे होते हैं जहां पे प्रभावशाली वचनों का ज्यादा उपयोग करना होता है, उदार, विनम्र एवं प्रभावशाली वचन, उसी के सहारे नौकरी चलती है। बड़े बड़े अधिकारीगण ना, जी। तो प्रभावशाली दिन कौन सा है सबसे? रविवार। रविवार को भी हम ज्वाइन कर सकते हैं, रवि के होरा में कर सकते हैं। तो कोई भी दिन खराब नहीं है, कोई भी दिन खराब नहीं। खराब नहीं। अगर हमें ईंट भट्ठा का शुभारंभ करना हो, बेकरी प्लांट इत्यादि, अगर बेकरी वाला पावरोटी जहां बनता है, इस प्रकार के काम का अगर शुभारंभ करना हो तो अग्नि का कार्य हो गया। फिर मंगलवार को भी किया जा सकता है। मंगलवार को करेंगे तो उत्तम होगा, क्योंकि मंगलवार अग्नि के प्रतीक है। जी। तो इस प्रकार से मुहूर्तों के को समझते हुए कि यह मुहूर्त किस ग्रह से संबंधित बनता है, वह ग्रह से संबंधित दिन कौन है, इसका भी विवेक के आधार पर हम सबों को मनन चिंतन करते हुए उपयोग करना चाहिए। करना चाहिए। यह तो दिन की बात हुई, यह तो दिन दिन की। की मतलब। अब इसके बाद में और भी ढेर सारे विषय हैं। अब करते हैं नक्षत्रों की बात, करते हैं नक्षत्र। नक्षत्र। वैसे दिन पर भी कुछ अभी और चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि रविवार। अगर भगवान भोले शंकर की पूजा करना है तो रविवार से सर्वोत्तम दिन कोई नहीं होता। अगर माता पार्वती की पूजा करनी है तो सोमवार से बेहतर दिन कोई नहीं होता। ये सभी वारों के स्वामी हैं, देवता हैं। रविवार के देवता भगवान भोले शंकर, सोमवार के देवता भगवान माता पार्वती, मंगलवार के देवता कार्तिक महाराज कार्तिकेय जी, बुधवार के देवता भगवान विष्णु, गुरुवार के देवता भगवान ब्रह्मा जी, शुक्रवार के देवता माता लक्ष्मी, शनिवार के देवता काल या यम। अब यहाँ से एक बात आती है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर भी हैं, उन लोग प्रवेश करते हैं। तो अगर कोई ग्रह खराब हो, अगर चंद्रमा की पूजा करनी है, चंद्रमा का जप इत्यादि करना है, तो सोमवार से शुरू करें या किसी सोमवार के मित्र के दिन से शुरू करें, सोमवार के होरा में करें। और प्रधान देवता किसको बनाए? माता पार्वती को। अगर मंगल ग्रह का जप इत्यादि करना है, करवाना है, तो मंगलवार के दिन शुरू करें, मंगलवार के होरा में। अन्य अगर है तो मंगलवार के मित्र, तो मंगल ग्रह के जो मित्र होते हैं उन्हें, तो मंगल के मित्र कौन होते हैं? सूर्य, चंद्रमा एवं गुरु। इनके मित्रवारों में भी किए जा सकते हैं। इनके मित्रवार हो, मंगल का होरा हो तो उत्तम हो जाता है। तो कार्तिक का पूजा करें। इसी प्रकार अन्य ग्रहों को भी हम सबों को समझना चाहिए। जैसे बुध देव का पूजा करना है तो भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, पूजा करके तब फिर उनके ग्रहों का जप इत्यादि करें। सभी लोग कहता है, सभी लोग
कहता है कर्मकांड में, या वैसे भी नक्षत्रों का सम्राट किसे कहा जाता है? पुष्य नक्षत्र को। तो रवि पुख्य नक्षत्र, रविवार दिन हो, पुख्य नक्षत्र हो, यह अपने आप में बहुत उत्तम हो जाता है। सोमवार हो, पुख्य नक्षत्र हो, उत्तम हो जाता है। मंगलवार हो, पुख्य नक्षत्र हो, अपने आप में ठीक ही है। बुधवार हो, पुख्य नक्षत्र हो, अच्छा होता है। गुरुवार हो, पुख्य नक्षत्र हो, सर्वोत्तम होता है। शनिवार को भी पुख्य नक्षत्र अच्छा ही माना जाता है। अच्छा, परंतु लेकिन शुक्रवार को पुख्य नक्षत्र उतना शुभ नहीं माना जाता। शुभ नहीं होता। शुक्रवार को यदि पुख्य नक्षत्र पड़े तो और भी ढेर सारे विषय वस्तु हैं, जैसे कि किस महीने में कौन सा नक्षत्र में काम न करना चाहिए। जैसे कि अभी आषाढ़ महीना चल रहा है, आषाढ़ महीना आने वाला है आ रहा है कल। कल से। तो आषाढ़ महीना के पूर्वा फाल्गुनी एवं धनिष्ठा, पूर्वा फाल्गुनी एवं धनिष्ठा नक्षत्र में कोई काम न करना चाहिए, क्योंकि इस महीने के लिए यह शून्य नक्षत्र हैं। अगर सावन की बात करें तो सावन महीना जो बहुत ही उत्तम माह होता है, उत्तराषाढ़ एवं श्रवण, सावन महीने में उत्तराषाढ़ एवं श्रवण श्रवण नक्षत्र के दिन कोई भी काम ना करे, यह उत्तम नहीं होता। सावन महीने के लिए द्वितीय तृतीया तिथि दोनों महीनों में उत्तम नहीं होता। इसके अलावा ढेर सारे विषय वस्तु बाकी रह गए, जैसे कि सामान्यतः तो कुंडली के फलदेश में हम लोग 27 नक्षत्रों की गणना करते हैं, लेकिन मुहूर्त शास्त्रों में 28वां नक्षत्र अभिजीत आ जाता है। तो वहीं 27 नक्षत्रों में से 2 नक्षत्रों के थोड़े थोड़े मान को लेकर अभिजीत नक्षत्र बनाया गया है। तो जब फलदेश में जब सभी नक्षत्रों को पूरा पूरा मान ले लिया गया है, इसलिए वहां पर उतना महत्व नहीं रह जाता। लेकिन अगर 28 नक्षत्र है तो किस नक्षत्र को क्या संज्ञा दिया गया है, ध्रुव, चर, उग्र, मिश्र, क्षिप्र, मृदु, तीक्ष्ण, यह हम सबों को याद रखना चाहिए कि किन नक्षत्रों में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। साथ में भूशयन के दिन कोई काम नहीं करना चाहिए, कोई मुहूर्त का निर्धारण नहीं करना चाहिए। सभी, चाहे वह हवन का काम हो या कोई शुभ काम हो, सभी वर्जित हो जाते। वैसे कार्य जिसमें हवन का मुहूर्त देखना पड़े, जिसमें हवन का मुहूर्त देखना पड़े, अगर उस रोज भूशयन है तो फिर हम हवन नहीं कर सकते। मुहूर्त भले ही बन रहा हो, वो अलग बात है। अगर भूशयन के दिन अग्निवास मिल रहा हो और भी ग्रह मुख आहुति भी मिल रही हो, लेकिन पृथ्वी तो सोई हुई है, तो किसी के सोए हुए बदन पे क्या आप अग्नि जला सकते हैं? नहीं गुरुजी। तो भूशयन भूरजस्वला भी होता है, तो भूरजस्वला के दिन भी हम कोई भी शुभ काम नहीं करते। भूरजस्वला से अगले 3 दिन तक, जिस रोज भूरजस्वला होता है उस रोज से अगले 3 दिन नहीं, भूरजस्वला जिस रोज पड़ता है। अब यह भूरजस्वला 2 प्रकार से होता है, एक सूर्य संक्रांति से, एक सूर्य संक्रांति से, और दूसरा तिथिवार के संयोग से। तो सूर्य संक्रांति के दिन से, जैसे कि सूर्य संक्रांति जिस रोज होता है उसी रोज भूरजस्वला होता है एक, उससे ठीक 5वें दिन भूरजस्वला होता है, उससे ठीक 10वें दिन भूरजस्वला होता है, उससे 11वें दिन, उससे 16वें दिन, उससे 18वें दिन, उससे 19वें दिन, यह भूरजस्वला है। इसमें भी हवन नहीं किया जा सकता, लाभ नहीं मिलता। वैसे कार्य जिसमें हवन मुहूर्त देखने की आवश्यकता है, तो वैसे ग्रह शांति इत्यादि में हवन मुहूर्त देखना चाहिए। ग्रह शांति में हवन मुहूर्त कहाँ देखा जाता है? हाँ, वैसे जो जपात्मक हो, विशेष जप अनुष्ठान हो विशेष रूप से, तो देखे जाने चाहिए। ग्रह शांति हुआ, विवाह हुआ इत्यादि में अग्निवास
अगली ठीक बार है। नहीं देखा जाता है। मिथिलेश बाबा जी, आपने कहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बोल क्यों नहीं रहे? आप मॉनिटर हैं क्लास के। गुरु जी हम बाइक पे थे इसलिए नहीं अच्छा ठीक है, अब तो बाइक पे नहीं, अब तो घर के दरवाजे पर हैं। नहीं आए हैं कथा बात। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अपना काम कीजिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। गुरु जी चंद्रमा का वास देखते हैं तो पूर्णिमा है ना 15, तो उसमें 5 का गुणा क्यों किए हैं? 5 में गुना क्यों किए तो ऋषि मुनियों से पूछना पड़ेगा ना। अच्छा। अब वो ऋषि मुनियों के पास में हम लोग जाएंगे तभी तो पूछेंगे। ऋषि मुनियों ने अपने शिष्यों को बताया, जो पुस्तक में हम लोगों ने पढ़ा, हमारे गुरुजनों ने हमें जो सिखलाया, हमने पढ़ा देखा, जो स्मरण में है, हमने चर्चा कर लिया। तो ठीक है। आज की कक्षा में हम इतना ही रखते हैं। कक्षा से संबंधित किसी भी विषय वस्तु पर आप लोगों को चर्चा करना पूछ सकते हैं, समूह में लिख सकते हैं। और अभी तो प्रारंभिक मुहूर्त शास्त्र में एक दिन में तो कोई मुहूर्त देखे नहीं जाते। एक दिन में हम लोग तो पूरा विषय वस्तु सीख नहीं सकते, कई चीजों को देखना होता है, समझना होता है, तो काफी क्लास हो सकती है। लेकिन जितना हम लोगों ने सीखा उसका उपयोग हम लोग आने वाले समयों में अवश्य करना चाहिए हम सबको। जी गुरु जी, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन बहुत ज्ञान